नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विदेशी फंडिंग पर लगेगी लगाम, किसी भी दिन आ सकता है एफसीआरए से जुड़ा विधेयक। सरकार की तैयारियां तेज, बिल से तिलमिला उठा अमेरिका। अमेरिकी सांसद ने भारत को दे डाली चेतावनी। परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर एक्शन में मोदी सरकार। 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी। 16 से 18 अगस्त के बीच हो सकता है विशेष सत्र। संसद में आज फिर बवाल, राम मंदिर से कश्मीर तक सरकार पर ताबड़तोड़ सवाल। तो वहीं वायरल गर्ल रिया अहीर के साथ राहुल गांधी की पीसी, छात्रों के आंदोलन पर सरकार को घेरा। राज्यपाल से मिले सीएम हेमंत सोरेन। बैठक के बाद कहा, आंदोलनरत छात्रों को खुला ऑफर, मांगों पर गंभीरता से होगा विचार। सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए आंदोलन का किया समर्थन। अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की नहीं मिली अनुमति, याचिका हुई खारिज। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार के बड़े मास्टर स्ट्रोक की। भारत में एफसीआरए को लेकर संसद में बहस तेज हो गई है। सरकार बिल लाने की बड़ी तैयारी में है, पर कानून भारत में बन रहा है और मिर्ची अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद को लग रही है। दरअसल एफसीआरए में प्रस्तावित बदलाव को लेकर अमेरिकी सांसद राइली मूर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की संसद जिन संशोधनों पर विचार कर रही है, उनसे चर्च और धार्मिक चैरिटी पर सरकारी कब्जे का रास्ता खुल सकता है। मूर ने इसे ईसाइयों पर साफ हमला बताया और कहा कि अगर ये विधेयक इसी रूप में आगे बढ़ा तो ये भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में बड़ी चिंता का मुद्दा बन सकता है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि इससे भारत अमेरिका संबंधों पर असर पड़ सकता है। सरकार भारत में बिल ला रही है, सरकार की तैयारी बड़ी है, लेकिन अमेरिका को मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, कोई ये समझाए इस अमेरिकी सांसद को कि क्रिश्चियन वो भारतीय है, तुम्हारा क्या? तुमने ठेका ले रखा है क्रिश्चियंस का पूरी दुनिया में, तुम्हारा क्या है? इसका मतलब यह है कि क्रिश्चियन मिशनरीज के जरिए अमेरिकी डीप स्टेट पैसे भेजकर हिंदुस्तान में बलवा क्रिएट करता है। ये तो बात बिल्कुल जगह जहां चुभना था वहां चुभ गई बात। चाइना से पैसा आता है, देखिए बहुत सारे ये झुलठंगे एनजीओ वाले ये सब नाचना शुरू करेंगे। भाई, आप अगर कन्वर्जन के लिए पैसे लेकर के भेज रहे हो तो बताओ कि कन्वर्जन के लिए है। आप चैरिटी के नाम से पैसे भेजोगे और नक्सलियों के पास पहुंचाओगे और तमाशा करोगे? ये हिंदुस्तान है। रिश्ते खराब होते हैं, होने दो। रिश्ते खराब होते हैं, होने दो। कोई ऐसा नहीं है, वन वे स्ट्रीट नहीं है कि रिश्ते खराब हो गए तो नुकसान सिर्फ हिंदुस्तान का होगा, अमेरिका का भी नुकसान होगा। लेकिन आपको यहां खुली छूट नहीं दी जा सकती कि आप यहां जॉर्ज सोरोस के जरिए, फोर्ड फाउंडेशन के जरिए यहां के दलालों को पैसे देकर के हिंदुस्तान के खिलाफ एक फौज खड़ी करें। ये पॉसिबल अब नहीं है। और इसलिए एफसीआरए कानून जिस पर्पस से लाया जा रहा था, अमेरिकी सांसद ने उसके ऊपर सत्यापन कर दिया और यह कह दिया कि मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जी, तो मोदी सरकार के एफसीआरए बिल को लेकर खलबली मची हुई है। तो वहीं केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संभावित संशोधन विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटी है। खबरों के मुताबिक मानसून सत्र समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार 16 से 18 अगस्त तक 3 दिवसीय संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। सरकार की तरफ से परिसीमन बिल पर कांग्रेस समेत विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों से चर्चा करके बताएंगे। विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा लोकसभा सीटों के पुनर्गठन यानी परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर चर्चा करना है। इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत जुटाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। सर, स्पेशल सेशन बुलाने की खबरें सामने आ रही है, क्या है सरकार का? देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी डिलिमिटेशन और महिला सुरक्षा आरक्षण बिल जो है वो लाना चाह रही है। पिछली बार
ये पास नहीं हो सका कि बहुत सारी पार्टियों को इस पे आपत्ति थी कि साउथ इंडिया के सीटों को जो है वो उसमें कमी आ जाएगी, उसमें नुकसान हो जाएगा। उन बाधाओं को सरकार ने खत्म कर दिया कि अब संख्या बढ़ेगी तो राज्य में जितनी भी सीटें अभी हैं उसमें 50% ऐड कर दिया जाएगा। और इसको लेकर के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो पिछली बार विरोध में थी वो सरकार के साथ हाँ में हाँ मिला रही है, उसके समर्थन में आकर के खड़ी हो गई है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये तो सोचेगी कि अभी हमारे जितने सांसद हैं सीटें बढ़ जाएगी तो उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सांसद बन करके आएंगे, पार्टी को और लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा। अब इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये पिछली बार फेल हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये क्रेडिट मोदी सरकार को नहीं देना चाह रही थी। अभी क्या हुआ कि अब 15 अगस्त के बाद 13 अगस्त को सब कुछ खत्म होना था, बहुत सारे लोग देश विदेश के अपने टिकट और छुट्टी उट्टी का अपना सिस्टम बना लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी में जो है वो गियर लगा दिया अपना कि भाई 15 अगस्त के बाद से हम होंगे। अब जो मालूम चल रहा है कि संख्या भी पूरी है, एजेंडा भी पूरा है और मोदी इस दोनों ही कानून को बाकायदा ये पास करके रहेंगे। अब राहुल गांधी के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप विरोध करके इस बिल को पास करवाइए या फिर समर्थन करके पास कराइए। मोदी सरकार अब इस बिल को पास जरूर कराएगी। जी, तो सरकार बड़े एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ रही है तो वहीं विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और जम्मू कश्मीर को पुण्य राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने संसद परिसर में आज मार्च निकाला। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर बयान देने और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। तो वहीं आज राहुल गांधी ने 10 जनपद में प्रदर्शन में शामिल कुछ छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ वायरल गर्ल रिया अहीर भी नजर आई। सर, सरकार का तो आपने एजेंडा बताया, ये पर विपक्षी पार्टियों का एजेंडा क्या है? बस बवाल काटना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर आरोप लगाना, यही रह गया है? देखिए, आज विपक्ष पहले से ही डरा हुआ था कि 5 अगस्त है, कहीं सरकार कुछ बड़ा सा बिल ना लेकर आ जाए, और इसलिए आज सवेरे 10 बजे से ही आज मगर द्वार के सामने सब लाइन लगा करके तमाशा ड्रामा नहीं कर रहे थे, वो घूम घूम करके प्रदर्शन कर रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा करके जो है वो। और आज एक मुद्दा नहीं था, आज 3 मुद्दा। एक उन्होंने आर्टिकल 370 भी जोड़ दिया। ये समझ में नहीं आता कि आर्टिकल 370 से क्या इनको परेशानी है। आप ये कह रहे हो कि भाई जम्मू कश्मीर को जो है आप फुल राज्य का जो है दर्जा दे, पूर्ण राज्य का दर्जा, और इनके लोग कश्मीर के अंदर और देश के अलग अलग जगहों पे आर्टिकल 370 वापस लो, ये उस तरीके का जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। तो एक मुद्दा ये था। दूसरा पैलेट का मुद्दा था। पैलेट का मुद्दा तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई लीगली आप पैलेट गन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब किसने आदेश दिया, नहीं आदेश दिया, इसके ऊपर ये गृह मंत्री का इस्तीफा भी चाहते हैं, गृह मंत्री की माफ़ी भी चाहते हैं और पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। तो ये इनकी जो चाहत है वो जो पूरी होगी नहीं। चाहत पार्लियामेंट में पूरी नहीं हुई तो इन्होंने अपने घर पे जो है लोगों को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। और आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जितनी भी गाली गलौज जो हुई है, जो प्रधानमंत्री को माँ बहन की गालियाँ दी गई हैं, उसे आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो राहुल गांधी के बारे में हम लोग पहले ही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने पैसे दे करके ये सारा कुछ करवाया है। और आज मेटा के तरफ से जिस तरह से माफ़ी मांगी गई है, खबर ये आ रही है, ये पूरा सीजेपी का जो आंदोलन हुआ ही कॉकरोचों का, उसमें फेसबुक के ऊपर मेटा ने, व्हाट्सएप के ऊपर इन लोगों ने बकायदा उन नैरेटिव को बूस्ट किया, अननेचुरल तरीके से बढ़ाया, जिससे सरकार के खिलाफ नैरेटिव तैयार हो सके। तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। और ये आज साबित हो गया कि कोई ये जन आक्रोश वाला कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि एक साजिश के तहत
सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा करके ये आंदोलन किया गया था। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को औपचारिक बातचीत के लिए बुलाया है। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से भेजे गए संदेश में छात्रों से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता के लिए आने को कहा गया। बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं छात्रों से बातचीत करेंगे। हालांकि छात्रों ने बातचीत के लिए एक शर्त भी रखी है। सरकार का संदेश लेकर पहुंचे एसडीओ से छात्र नेता ने कहा है कि वार्ता कैमरे के सामने होनी चाहिए और मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। कुछ छात्र संगठनों ने 7 अगस्त को ही विधानसभा घेराव का आह्वान किया है। साथ ही आज सोनम वांगचुक ने भी वीडियो कॉल के जरिए आंदोलन का समर्थन किया है। दीपके ने भी रांची जाने की बात कही है। सर 12वें दिन के बाद सरकार जागी है। सरकार ने छात्रों से बात करने की बात कही है। क्या ये आंदोलन बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस आंदोलन का एजेंडा क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, एजेंडा तो बिल्कुल साफ है। ये लोग 5-6 इनकी डिमांड्स हैं कि वो जो परीक्षा हुआ है उसको आप कैंसिल कीजिए, जो सिस्टम है उसको बदलिए, जो अधिकारी इन सब में गड़बड़ियाँ किए हैं उसके ऊपर एक्शन लीजिए, और जिस एजेंसी को जो ऑलरेडी पिछले 1 महीने पहले आपने बैन कर रखा था उसको आपने क्यों ये दिया, ये सारी चीज़ें जो है वो मांग कर रहे हैं, जस्टिफाइड मांग है। अब आज एक नया मोड़ आया, इनफैक्ट एक नहीं 3 मोड़ आए। एक पहली चीज़ ये कि आज वो जो अनशन चल रहा था वो नमक और पानी के साथ जो है वांगचू साहब ने उस अनशन को तोड़वाया। अब ये मामला आगे बढ़ेगा, वो इस तरह से आगे बढ़ेगा क्योंकि मुख्यमंत्री भी सामने आए और उन्होंने कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, अपने प्रतिनिधियों को भेजा और शायद बातचीत हो। अब ये शर्तें तो रखे कि भाई कैमरे के ऊपर बातचीत हो, ये अब बातचीत होनी चाहिए। शर्तों के आधार पे बातचीत जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आप बातचीत कीजिए। सब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन का जो एटीट्यूड नज़र आया बातचीत से, मुझे लगता है कि ही इज़ एबल टू अकोमोडेट देयर डिमांड्स। वो मुझे लग रहा है कि वो हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये तीसरा मोड़ जो है कि ये दीपके, ये कॉकरोचेस, ये ऐसा वाले, ये तमाम लोग अब ये कह रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ जाकर के करेंगे क्या आप? क्योंकि वहाँ छात्र साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ कोई आज़ादी के नारे नहीं लगाएगा, यहाँ कोई जो है धर्म के खिलाफ कोई राजनीतिक बयान नहीं देगा। राजनीति करने वालों से दूरी बनाना, ये आज एक बड़ा फैसला इन छात्रों ने लिया है। और मुझे लगता है कि जो लोग, चाहे वो कॉकरोचेज हों, चाहे वो नक्सली हों, ये इस पूरे प्रोटेस्ट से अपने आप को दूर रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, आज की आखिरी खबर में बात अभिषेक बनर्जी को लगे बड़े झटके की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विदेश में इलाज कराने के लिए यात्रा की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के सामने आज इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिषेक को बड़ा झटका दिया। सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत को बताया गया कि वो एसएसकेएम अस्पताल में इलाज या परामर्श के लिए नहीं जाएंगे। इसके बाद अदालत ने विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में दलील दी गई कि इससे पहले भी ईडी से जुड़े एक मामले में अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति मिल चुकी है, पर इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से राजदीप मजूमदार ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार ईडी मामले में अभिषेक बनर्जी आरोपी नहीं थे, जबकि वर्तमान में उनके खिलाफ कई मामलों की जांच चल रही है। और वाकई में सर, एक नहीं कई सारे केसेस है जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है। ये कितना बड़ा झटका माना जाए? 17 केसेस चल रहे हैं और ये विदेश जाना चाह रहे हैं। इनकी पत्नी भी विदेश जाना चाह रही है। सारे लोग यार विदेश भागने के चक्कर में हैं। ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वो भगोड़ा बनना चाहते हैं। और इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई आँख का इलाज कराना है। अच्छा, आँख का इलाज तो जज साहब ने पूछा कि भाई आँख का इलाज तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। पूरी दुनिया के लोग इलाज कराने हिंदुस्तान आ रहे हैं और आप यहाँ से जो है उल्टी गंगा बहाना चाह रहे हो, अब विदेश जाना चाह रहे हो। भाई विदेश कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, कौन से डॉक्टर को दिखाओगे? ये देखिए, ये बहानेबाजी है, ये सब बहानेबाजी है। अभिषेक बनर्जी इतने उसको कह सकते हैं कि सरकारी, कानूनी और जांच एजेंसियों के दलदल में फंस गए हैं, तो उन्हें कोई यही कह रहा होगा कि भाई अगर सही सलामत रहना है तो विदेश जाकर के रहिए और यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो आप वहाँ चले जाएं और कहें कि भाई मैं बीमार हो गया।
अभी मैं हेल्थ के मुताबिक जो है मैं वापस नहीं आ सकते। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने आप में बार बार ये कहना कि हमें विदेश जाना है, विदेश जाना है, ये बताता है कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी जो दम और अहंकार चुनाव से पहले, है ना, चुनाव से पहले आप आंख दिखाने के लिए विदेश नहीं गए, चुनाव हारने के बाद ही विदेश जाना पड़ रहा है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अब बैकफुट पे आ गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।